राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक स्टॉक मार्केट में 2007 में बनी एक कंपनी जिसका नाम है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स, जो कि सीपीसी केमिकल, ये जो कोयला होता है वो बनाती है, जिसका फुल फॉर्म है कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक। ये जो मटेरियल, ये जो माल है, ये जो प्रोडक्ट है, ये किस तरीके से बनता है। पेट्रोलियम कोक एक रॉ मटेरियल है जो कि हम जब क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से एक काला काला टाइप का एक मटेरियल निकलता है जिसको हम पेट्रोलियम कोक कहते हैं। उसको जब रिफाइन किया जाता है ताकि वो भट्टियों में यूज हो सके तो उसको हम बोलते हैं कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक। तो इस चीज़ को सीपीसी का जो सीपीसी है, ये बनाने का काम कंपनी ये करती है। अब ये जो कंपनी है ये मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, लगभग लगभग 113 करोड़ रुपीज़। अब ये जो पैसे हैं ये कंपनी को ज़रूरत नहीं है, कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो कंपनी को जो शुरुआत किया था, उन लोगों को इन पैसों की ज़रूरत है। तो कंपनी का जो यहाँ पे नाम है वो नाम है पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, राइट। अब यहाँ पर एक सबसे बेसिक डिटेल अगर हम आईपीओ की देखते हैं तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर में अप्लाई करना है, इसके शेयर्स अगर आपको चाहिए तो 25 जून से 27 जून के बीच में अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के अंदर में। कंपनी का कट ऑफ प्राइस है 171 और 800 का लॉट साइज है, तो आपको एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए 1,36,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर ये एनएससी के अंदर में लिस्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट में। अब ये कंपनी पैसे अगर उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से तो कंपनी के पास तो पैसे जा नहीं रहे। सारे के सारे शेयर्स जो हैं जितने भी मार्केट में आने वाले हैं वो सारे शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वही यहाँ पर बेच रहे हैं, राइट। तो अब रीज़न तो सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में इनको अपने शेयर को लिस्ट करवाना है। एक तो ये रीज़न है इनके पास में, और दूसरा जो लोग हैं जिनको बेचने हैं कुछ शेयर्स तो वो कैसे बेच पाएँ, तो उसके लिए उनको अनलिस्टेड मार्केट में के थ्रू तो नहीं बेच सकते। सो पब्लिक को यूजुअली सबसे बढ़िया तरीका है पब्लिक को शेयर्स बेचने का, वो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाओ। तो वो उसके लिए कंपनी के बोल रहे हैं कि हमें लिस्ट करवाने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आने से पहले 100% शेयर होल्डिंग जो थी वो कंपनी के शुरुआती लोगों के पास में ही थी, और आईपीओ आने के बाद में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। दिस इज हियर कि 27% डाइल्यूट हो जाएगी, तो 73% के आसपास में रह जाएगी आईपीओ के बाद में। सो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग फिर भी वो होल्ड करने वाले हैं कंपनी के प्रमोटर लोग। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन में किस तरीके से कमाई कर रही है, तो 155 करोड़ का माल 2021 में बेच रही थी, फिर 280 करोड़ का माल बेचा, फिर 517 करोड़ का, और इस साल 6 महीने के अंदर में ही 351 करोड़ का, लगभग 700 करोड़ का माल प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर देखते हैं तो 700 करोड़ का माल बेच देगी। ऐसा प्रोजेक्टेड बेसिस भी देख रहे हैं क्योंकि आधे साल में 350 का, तो पूरे साल के अंदर में 700 करोड़ का। प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 11 लाख रुपए कंपनी ने कमाए 21 में, फिर 5 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए, फिर 6 करोड़ 72 लाख रुपए कमाए, और फिर 50 यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 50 करोड़ 28 लाख रुपए कमाई है कंपनी ने। अभी इसी साल कंपनी ने इतनी कमाई की है। वाईपीओ जिस ईयर में आता है उस ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यूजुअली बढ़ ही जाते हैं, यूजुअल मैनर है ये चीज़ों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, राइट। अब हमें ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से आज के दिन ठीक है कि नहीं है। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के हिसाब से तो कंपनी बहुत सही जा रही है, राइट। क्योंकि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने हैं, 24, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ जो शेयर प्राइस होता है उसके साथ में, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की आज के दिन वैल्यू कितनी लगाई गई है। तो 171, दैट इज 422 करोड़ 37 लाख रुपए कंपनी की लगाई गई है, राइट। 422 करोड़ मतलब 450 करोड़ के आसपास में, मान के चलो 425 करोड़ के आसपास में कंपनी की वैल्यू लगाई। अब क्या इतनी बड़ी कंपनी है, क्या इतने इस पैसे लगाना सही रहेगा? तो आज के दिन अगर देखा जाए तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 93,744 टन पर एनम के हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी है, इतना ये माल निकाल सकती है। 30 एकड़ में पूरा इसका एरिया फैला हुआ है, और आज से नहीं फैला हुआ, बहुत पुराने टाइम से फैला हुआ है। इतना बड़ा कंपनी, मतलब इतने बड़े एरिया में कंपनी काम कर रही है। इनके पास में खुद की रेलवे की स्लाइडिंग बिछी हुई है, इनके वेयर हाउस जहाँ पर ये काम करती है वहाँ पर रेलवे में ही कोयला भर भर के आता है, पेट कॉक जो होता है वो, और रेलवे के डब्बों में ही भर भर के जाता है बाहर, और दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन इनके पास में किस तरीके से काम चल रहा है, तो 1 सेकेंड। अब इनके पास में आज के दिन जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ दो ही कस्टमर्स हैं इनके पास में, जिनके लिए ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, जिनके लिए काम करते हैं। आपको कस्टमर्स कौन से हैं इनका यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि जो इनकी जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है अभी फिलहाल के लिए क्या हो रखा है कि ये जो प्रोडक्ट है सीपीसी, इसके अंदर में यूजुअली बहुत सारी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स आज के दिन रहे नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो डिमांड तो उतनी ही रह रखी है और टाइम के साथ में बढ़ रही है, क्योंकि जैसे यूजुअली ये जो प्रोडक्ट है ये एल्यूमिनियम जो स्मेल्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा काम आता है, एल्यूमिनियम को भट्टियों में ज़्यादा काम आता है। तो अब इसको सप्लायर्स कम रहे हैं और डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से कंपनी फ्यूचर इस टाइम पर बहुत अच्छा माल कमा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब इसके पीछे थोड़े से रीजंस ये भी दिक्कतें भरी भी फ्यूचर हो सकता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर हम रिसेंट डेटाज की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर में पेट्रोलियम कोक जो हो चीज़ होती है इसको बैन कर दिया था, राइट, रिसेंट में। अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है तो फ्यूचर के अंदर में ऐसा हो सकता है कि कंपनीज को पेट्रोलियम कोक बैन हो सकता है। बट द थिंग इज़ जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ बढ़ने वाला टाइम के साथ में, कॉपर्स का यूज़ बढ़ने वाला है, स्टील का यूज़, लोहे का यूज़, इनका बढ़ने वाला है और बढ़ता ही रहेगा, राइट, टाइम के साथ में। अब इनका यूज़ बढ़ेगा तो उनको फिर भट्टियों के अंदर में यूज़ भी, मतलब जो कोयला है वो भी जलेगा, अगर वो जलेगा तो फिर इसका जो यूसेज है वो कम होने के चांसेस बहुत कम है। बट ये है कि कंपनी आज के दिन जितना भी माल खरीदती है वो सारा का सारा माल यूजुअली इंपोर्ट करती है, बाहर से इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये थोड़ी सी कंपनी को दिक्कत आ सकती है, माल थोड़ा सा महंगा हो सकता है, राइट, क्योंकि यूजुअली यूएस से हमें सप्लाई होता है ज़्यादातर मात्रा में जो पेट्रोलियम कोक होता है। तो कल को अगर वो महंगा हो जाता है, ऑयल का यूज़ कम हो जाता है, पेट्रोल का यूज़ कम हो जाता है, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कंपनी को थोड़ा महंगा पड़ सकता है फ्यूचर के हिसाब से। बट फ्यूचर के अंदर में, अब फ्यूचर अगर नियर टर्म में देखा जाए तो मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, बट बहुत ही ज़्यादा आगे का देखते हैं 20-25 साल आगे का, तो फिर इस कंपनी के लिए थोड़ी दिक्कतें मुझे दिखती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग और चीज़ों को अगर ध्यान में देते हैं कि कंपनी का आज के दिन कोई दिक्कत बैलेंस शीट के अंदर में, तो अभी तक तो कोई दिक्कत हमें फेस हो नहीं रही है। इनकम की अगर बात किया जाए तो इनकम भी ठीक तरीके से कंपनी कमा रही है, और बैलेंस शीट के अंदर में चेक करते हैं तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेक्शन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का थोड़ा सा, ये जो कंपनी ने डेटा दिया है ये थोड़ा सा रफ है यहाँ पर। सो 46 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो कि पिछले साल 14 करोड़ का ही था। बट यहाँ पर अगर यहाँ पे एक सवाल हमारे दिमाग में उठ सकता है कि क्या पेमेंट नहीं, यार कंपनी क्लाइंट ही दो ही हैं, तो उनसे जो पेमेंट है वो साइकिल बंधी हुई है वहाँ पर, राइट। तो साइकिल का जो भी पेमेंट का टाइम है वो आया नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग चेक करते हैं पुराने डेटा के हिसाब से यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ मैं। ये देखो 2023 का अगर डेटा यहाँ पर देते हैं, 46 करोड़ जो रुपीज़ हैं बकाया हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और चेक करते हैं तो 2023 का डेटा है, वहाँ पर 6 महीने से पुराना जो डेटा है 968 करोड़ का ही है। उसके पहले का अगर हम लोग देखते हैं तो 28 करोड़ का ही है। तो कोई भी डेटा जो है 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो बकाया पैसा है उसकी एक साइकिल बंधी हुई है, ज़्यादा पुराना पैसा टिक नहीं रहा है, पुराना पैसा रहा हुआ नहीं है, राइट। तो वो कोई दिक्कत ट्रेड रिसीवेबल्स में भी, कैश फ्लो के अंदर में भी माल बिकने के बाद में पैसा नहीं आ रहा, ऐसी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सो पूरा अगर हम लोग अब बिजनेस को थोड़ा दिमाग में अगर बनाते हैं तो एक फैक्ट्री है जो कि सीपीसी बनाती है, और पुरानी फैक्ट्री है, काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जो कि 2007 के अंदर में रजिस्टर होकर एक कंपनी की तरह काम करने लगी, और बाद में आज के दिन बहुत अच्छा तरीके से प्रॉफिट कमा रही है, बिकॉज इस मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स बचे नहीं हैं, और आज के दिन बहुत अच्छे से चल पा रही है, और फ्यूचर में भी चलते रहने की उम्मीदें हैं। इसके कुछ पुराने जो दादा परदादा के नाम पे कोई फैक्ट्री खुली होगी, जो कि बेटों के नाम पे, या बेटे कुछ शेयर मार्केट में लिस्ट भी करवाना चाह रहे हैं इस कंपनी को, और साथ में कुछ शेयर्स बेच के पैसे भी उठाना चाह रहे हैं। तो ये पूरा सीनेरियो मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, बोथ द चांसेस आर देयर। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से नेट प्रॉफिट पीबी रेशियो के हिसाब से। सो यहाँ पर कंपनी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 50 करोड़ रुपीज़ कमा रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए, तो इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भारी जा रहा है। आई थिंक ये गलत होना चाहिए, नहीं सही है, 50 करोड़ रुपये ही कमा। ओके, तो इसमें एक अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स टैक्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, तो इसी साल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो 71 करोड़ का है, उसकी वजह से कंपनी को नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं, बट कि जो कि हर साल नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा आउट करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें पिछले साल का जो डेटा है उसके हिसाब से जो पी एन पी बी रेशियो है वो निकालने पड़ेंगे, जो कि है 7 करोड़ के आसपास से। 422 करोड़ डिवाइडेड बाई 700 करोड़, सॉरी 7 करोड़,
तो 60 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में तो इसका 8 का है। कि गोवा कार्बन भी सेम उसी टाइप का काम करती है और ये कंपनी भी उसी टाइप का काम कर रही है। तो क्या अदर प्रॉफिट सेक्शन में इस कंपनी को भी इस साल हुआ है? नहीं। सो कमाई इतनी भी कुछ खास कंपनी कर नहीं रही, जिस हिसाब से अपनी वैल्यू लगाई है कंपनी ने, खुद की जो वैल्यू लगाई उस हिसाब से इतनी कुछ खास कमाई नहीं कर रही है कंपनी। नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्थ आज के दिन 87 करोड़ की है, जो कि 87 करोड़ की रह जाने वाली है। सो 4-5 का पीबी रेशियो रह जाने वाला है। तो यहाँ पर पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी मात खा रही है जो लिस्टेड कंपनी है उसके मुकाबले। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी अपनी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा ऊपर लगा रही है कमाई करने के हिसाब से। सो आई थिंक जीएमपी के हिसाब से अगर जीएमपी रहता है तो लिस्टिंग गेन का भी हमें चांसेस यहाँ पर मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी ठीक है, बट इस प्राइस पर खरीदना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे जीएमपी जब 12% ही अगर 70% के आसपास में या फिर उससे ऊपर रहता है तो फिर रिस्क लिया जा सकता है कंपनी के अंदर में। बाकी उससे पहले तो रिस्क लेना ठीक नहीं है, बिकॉज वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर लगाई है। स्टॉक मार्केट ने जो इसी टाइप की दूसरी कंपनी है उसको ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा अच्छे से कमाई कर रही है उसके हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट हो सकता है जिस हिसाब से ये कमाई कर रही है इसकी वैल्यू थोड़ी इसको कम दे, देयर आर चांसेस। दैट्स ऑल। अभी मेरा अगर मैं बताऊं फाइनली तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो रहता नहीं है, सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए, फ्यूचर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो। हाँ, मैं अपना बताऊं तो मैं अगर 70% से ऊपर अगर इसका जीएमपी रहेगा तो फिर आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लक।